प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 विलयन और इसके टॉपिक समपरासरी विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन यानी ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। सरल भाषा में समझने का, सम का मतलब समान, परासरी यानी परासरण दाब समान होते हैं। ठीक है, परिभाषाएं देखते हैं। वे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर विलायक का बहाव नहीं होने देते, यानी ए और बी यदि दोनों के परासरण दाब समान होंगे और बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली होगी तो विलायक के अणु न तो इधर से इधर जाएंगे और न ही इधर से इधर। वे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर विलायक का बहाव नहीं होने देते, अर्थात जिनके परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। संक्षिप्त रूप में समझें। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी विलयन की मोलर सांद्रता भी समान होती है। ठीक है, राइट डाउन कर लें परिभाषा को। वे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर विलायक का बहाव नहीं होने देते, अर्थात जिनके परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। राइट डाउन कर लें परिभाषा। अब देखिए, अति परासरी विलयन, दो विलयन है ए और बी। यदि ए का परासरण दाब उच्च है और बी का कम है तो पहला जो विलयन ए है वो द्वितीय विलयन के सापेक्ष अति परासरी विलयन कहलाएगा। देखो समझते हैं। समपरासरी में क्या होगा, ए और बी दोनों के परासरण दाब समान होंगे। अति परासरी विलयन में क्या होगा, ए का अधिक होगा परासरण दाब, बी का कम होगा। ठीक है, या बी का अधिक होगा तो ए का कम होगा। तो परिभाषा देखते हैं। अति परासरी, अति का मतलब अधिक, यानी दो में से एक का परासरण दाब अधिक होगा तो उसे कहते हैं अति परासरी विलयन। दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब उच्च होता है द्वितीय विलयन के सापेक्ष अति परासरी विलयन कहलाता है। परिभाषा नोट कर लें। देखो, पूर्व में हमने देखा समपरासरी, दोनों विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं। अति परासरी, अति परासरी में क्या होगा, एक का अधिक होगा, एक का कम होगा। राइट डाउन करें। यस, तीसरी परिभाषा देखते हैं। अल्प परासरी, अल्प परासरी में क्या होगा, ए है उसका कम है और बी का परासरण दाब अधिक है तो ए कहलाएगा अल्प परासरी और बी कहलाएगा अति परासरी। देखिए इसको समझते हैं। ए और बी यदि दोनों के परासरण दाब समान है तो वो कहलाएगा समपरासरी। ए का अधिक है, बी का कम है तो ए को बोलेंगे अति परासरी। ए का अधिक है, बी का कम है तो बी को बोलेंगे अल्प परासरी। ठीक है, समझिए, तीनों चीजें क्लियर कर दी मैंने। तो दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब निम्न होता है, जिसका कम है उसको अल्प परासरी और जिसका अधिक है इसे कहते हैं अति परासरी। परिभाषा राइट डाउन करें। दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब निम्न होता है द्वितीय विलयन के सापेक्ष अल्प परासरी विलयन कहलाता है। राइट डाउन कर लें परिभाषा। यस, आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है हमारा। असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब देखिए, असामान्य आणविक द्रव्यमान का मतलब यह होता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म हमने देखे कि वे गुण जो अणुओं की संख्या, अणुओं की मात्रा पर निर्भर करते हैं और किसी विलय के अणुभार की गणना तभी प्राप्त होती है यदि विलय और विलायक आपस में मिलते हैं, विलयन बनता है। और विलय के अणुभार की गणना तभी हमें सही प्राप्त होती है जब विलयन तनु हो और राउले के नियम का पालन करता है। विलयन में विलय न तो वियोजित होता हो और न ही विलय का संगुणन होता हो।
अब देखिए, तो विलेय का अणुभार हमें सही रूप में कब प्राप्त होगा? ये दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहला है विलयन तनु होना चाहिए, राउले के नियम का पालन करता हो, और विलयन में विलय न तो वियोजित होना चाहिए और न ही विलय का संगुणन होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक शर्त है। कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा पूछे जाते हैं प्रश्न। उनमें से एक प्रश्न होता है कि अणुभार के विलय के अणुभार की गणना सही कब प्राप्त होती है? तो दो शर्तें हो गई, विलयन तनु होना चाहिए और राउले के नियम का पालन करता हो, और विलयन में विलय न तो वियोजित होता हो और न ही विलय का संगुणन होता है। यदि नहीं होता है ऐसा, यदि विलय को विलायक में घोला, और यदि, जैसे एक उदाहरण बताता हूं, सोडियम क्लोराइड NaCl, यदि इसे जल में घोलते हैं तो ये जल में घोलने पर दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है, Na+Cl-, तब आपका यहां यह शर्त पूर्ण नहीं होती। ठीक है, अब देखिए, और साथ ही कुछ ऐसे यौगिक हैं जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसको जल में घोलने पर उसका संगुणन हो जाता है, जुड़ जाते हैं, उसका एक अणु आपस में जुड़ करके एक दूसरे अणु से जुड़ करके दो अणु का एक अणु बन जाता है। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि यदि विलय को विलायक में घोलने पर उसका आयनन या संगुणन होता है, आयनन होता है NaCl का और संगुणन होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि और कमी होती है, और अणुसंख्यक गुणों में परिवर्तन से विलय का अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। जैसे NaCl है, CaCl2 है, K4FeCN6 है, के एक मोल को जब में जल में घोलते हैं और आयनन 100% होता है इनका, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, जब इनको एक मोल जल के अंदर घोलते हैं तो देखो NaCl से 2 मोल बनते हैं, Na का 1 और Cl का 1, CaCl2 से 2 Cl के और 1 Ca का, कुल मिलाकर के 3 मोल आयन मिलते हैं। K4FeCN6 से हमें 5 मोल आयन प्राप्त होते हैं। अब देखो क्या होगा, अणुसंख्यक गुण अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कई बार एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अणुसंख्यक गुण अणुभार के किस प्रकार से होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी अणुभार बढ़ेगा तो अणुसंख्यक गुणधर्म कम होंगे। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अणुभार घटेगा तो ये बढ़ेगा, अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल बेंजीन विलायक में संगुणित होकर के हाइड्रोजन बंध द्वारा द्विलक बनाते हैं। ये देखो, जब हम अध्ययन करेंगे कार्बनिक रसायन का, उसमें आएगा, ये हमारा जो अणु है CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल है और इसका IUPAC से नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। अब देखिए, ये एक अणु है CH3C OOH, तो इसका H और दूसरे अणु का O आपस में इस बॉन्डिंग को बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। हमेशा ध्यान में रखें, जब रिक्त स्थान के द्वारा किसी बंध को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वह हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बंध में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता, ऑक्सीजन जो है उस पर माइनस, डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और केवल इस बंध को कहते हैं हाइड्रोजन बंध। तो इसके कारण एसिटिक अम्ल का एक अणु दूसरे अणु के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और यह कहलाता है द्विलक। किस किस में होता है? फार्मिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में, बेंजोइक अम्ल में संगुणन होता है। यहां हमने देखा कि वियोजन होता है, यहां क्या होता है? संगुणन होता है। अब देखिए, CH3COOH का यदि हम अणुभार ज्ञात करें तो इस एक अकेले अणु का 12 और 3 15, 15 और 12 27, 27 और 32 कितना हुआ? 59 और 1 60, यानी एक CH3COOH का 60 होता है और इस दूसरे अणु का भी 60, तो भी 120। जब इसकी गणना की गई वास्तविक अणुभार की तो ये निष्कर्ष निकला कि एसिटिक अम्ल का अणुभार 120 आता है, तो संगुणन के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। यह द्विलक के रूप में, द्विलक का मतलब होता है दो अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाते हैं, यानी अणुसंख्यक गुण अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अतः कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणुभार वास्तविक भार से दुगुने प्राप्त होते हैं, डबल हो जाते हैं।
अब देखिए, जो हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुभार वास्तविक भार से दोगुने होते हैं, तो इसी समस्या के समाधान के लिए वान ट हॉफ गुणांक को निर्धारित किया गया। असामान्य अणुभार से तात्पर्य है जिनमें यानी विलेय को विलायक में घोलते हैं या तो आयनन होता है या संगुणन होता है, तो उनका जो अणुभार है उसको ज्ञात कर किस प्रकार किया जाए। तो असामान्य अणुभार को स्पष्ट करने के लिए वान ट हाफ ने एक गुणांक I प्रतिपादित किया। I का मतलब होता है वान ट हाफ गुणांक, और यह वान ट हाफ गुणांक कहलाता है। यह किसके लिए परिभाषित किया गया? असामान्य अणुभार कौन प्रदर्शित करते हैं? तो वे विलेय जिसको विलायक में घोलते हैं या तो आयनित हो जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा हम देखने का प्रयास करते हैं वान ट हाफ गुणांक की। यस, I बराबर, ये I है वान ट हाफ गुणांक, किसके लिए? असामान्य अणुभार के लिए प्रदर्शित किया जाता है। I बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है, बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। राइट डाउन कर लें, परिभाषा को याद कर लें। I बराबर होता है प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। जो आपने प्रेक्षण लिया और जो सैद्धांतिक रूप से होना चाहिए उस हिसाब से। I बराबर कहता है या तो आयनन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या, या I बराबर होता है आयनन के पूर्व लिए गए कणों की संख्या। जैसे NaCl में है तो यहां आयनन से पूर्व 1 था और आयनन के पश्चात 2 हो गए, ठीक है, इस प्रकार से। या संगुणन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या या संगुणन के पूर्व में लिए गए कणों की संख्या। राइट डाउन करते जाएं। अब देखिए, I बराबर डेल्टा P और प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक। ऊपर हमेशा प्रेक्षित आएगा, नीचे सैद्धांतिक आएगा। सभी में जो भी हमने इस अध्याय में परिकलित किया है, तो असामान्य अणुभार के लिए उसमें ऊपर की जो टर्म होगी वो प्रेक्षित होगी, नीचे होगा वो सैद्धांतिक होगा। देखो, डेल्टा P प्रेक्षित, डेल्टा P सैद्धांतिक। यह हमने देखा। डेल्टा TB क्या देखा, कहां देखा? क्वथनांक में उन्नयन, तो जो प्रेक्षित आंकड़ा लिया और जो सैद्धांतिक आया। ये देखा हिमांक में अवनमन, डेल्टा TF प्रेक्षित बटे डेल्टा TF सैद्धांतिक। इधर हमने लिया परासरण दाब, पाई प्रेक्षित बटे पाई सैद्धांतिक। कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है कि जो प्रेक्षित आंकड़ा है और जो सैद्धांतिक आंकड़ा है, इस प्रकार से आप उसका मान रख देंगे, आसानी से उसका मान प्राप्त हो जाएगा। यह केवल और केवल असामान्य अणुभार वाले विलेय के लिए काम में लिया जाएगा। असामान्य अणुभार से तात्पर्य है कि वे विलेय जिनको विलायक में घोलते हैं तो या तो वो क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं। तो उनके लिए ये इस प्रकार से I के द्वारा, वान ट हाफ गुणांक के द्वारा उसको ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, अगर I बराबर 1 है तो विलेय का विलयन में न तो संगुणन होगा और न ही आयनन होगा, ठीक है। अगर I का मान I इज ग्रेटर देन 1 तो विलेय का आयनन होता है। I का मान अधिक होने पर विलेय का, 1 से अधिक होने पर विलेय का आयनन होता है। और I इज लेस देन 1 यानी 1 से कम है I का मान, तो विलेय का संगुणन होता है। अब देखिए, सारी समीकरणों को असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म के यानी असामान्य अणुभार के आधार पर इन समीकरणों को परिवर्तित कर देना है। जैसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमने देखा, XB बराबर PaO माइनस PA बटा PaO। अब हमें क्या करना है, आगे I लिख देना है। I क्या है, वान ट हाफ गुणांक है, बस कुछ नहीं करना है। XB क्या है, विलेय के मोल अंश, विलेय के मोल अंश। इस पूरे पाठ में A है विलायक है और B है विलेय है, X है मोल भिन्न या मोल अंश, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र था डेल्टा TB बराबर KBM और M था मोललता, और यहां लिख दिया I। ये I क्या हो गया, वान ट हाफ गुणांक हो गया। डेल्टा TB बराबर I गुणित KB गुणित M का मान लिख दिया WB गुणित 1000 MB गुणित WA। कुछ नहीं करना है, केवल और केवल I लिख देना है। I क्या है, वान ट हाफ गुणांक है। असामान्य अणुभार के लिए आपको I को लिखना है। हिमांक में अवनमन सूत्र था डेल्टा TF बराबर KFM, उसके आगे I लिख दिया, ठीक है। परासरण दाब का सूत्र था पाई बराबर CRT, पढ़ा था हमने।
और हमें क्या करना है, I लिख देना है। तो इस प्रकार से आज हमने वान ट हाफ गुणांक के बारे में पढ़ा। वान ट हाफ गुणांक जो होता है वो असामान्य अणुभार वाले विलेय के अणुओं के लिए काम में लिया जाता है। और असामान्य अणुभार किनका होता है, जो यानी वे अणु जिनको विलेय यानी वे जिन्हें विलायक में घोलते हैं तो या तो आयनित हो जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं, तो उनके लिए हम वान ट हाफ गुणांक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आगे देखते हैं वान ट हाफ गुणांक तथा आयनन की मात्रा में संबंध। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। सीधे ही सूत्र पे जाएंगे, राइट डाउन कर लेना है। हेडिंग बना लेना। यस, ये सूत्र आप राइट डाउन कर लें। अल्फा बराबर आयनन की मात्रा n I-1/1 -n। I क्या है, वान ट हाफ गुणांक, अल्फा क्या है, आयनन की मात्रा है। राइट डाउन कर लें। तो यह जो हमने देखा, हेडिंग क्या था, हेडिंग था वान ट हाफ गुणांक तथा आयनन की मात्रा में संबंध। ये हमने देखा I और अल्फा में संबंध क्या है, सीधा ही लिख दें। अल्फा बराबर n ब्रैकेट में I-1 ब्रैकेट बंद बटे 1 -n। इस सूत्र को लिख लें। इसके आधार पर काफी कुछ सवाल हम सरल करना सीखें। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमारा कक्षा 12 रसायन विज्ञान का अध्याय 2 विलयन यहां पर पूर्ण होता है। आगे एक और वीडियो के द्वारा एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।